सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी अध्यापिका नम्रता आपकी हिंदी की कक्षा में पुनः उपस्थित हुई हूँ और आज हम अपने दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे अध्याय का शीर्षक है जेल का जीवन। यह जो अध्याय है यह लेखक के अपनी निजी जीवनी पर आधारित है। इसमें उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसे ही हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम इस अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। इस अध्याय के लेखक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि एक निर्भीक पत्रकार हैं। उन्होंने अपने निजी जीवन में जब जेल की यात्रा की थी तो उसके अनुभव को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय के लेखक हैं, उस समय के पत्रकार हैं जब हमारा भारतवर्ष जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। यह जो अध्याय है वह 1922 की चर्चा कर रहा है। 1922 में जब हमारे लेखक एक बार जेल गए थे तो उन्होंने वहाँ जो अनुभव किया उसे इसमें बताया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले काम आप ये कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले इस अध्याय को खुद से एक बार पढ़िएगा और उसके बाद फिर से वीडियो को देखिएगा, तो उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। तो जब लेखक जब तक जेल नहीं गए थे तब तक उससे पहले उन्हें लगता था कि पता नहीं जेल में क्या होता होगा। वो बहुत उत्सुक थे इन सब बातों को लेके। लेकिन जब वो जेल गए और फिर वो जिस दिन वहाँ से छूट रहे थे, यहाँ पे उन्होंने उस दिन की चर्चा की है। बात 1922 की है। मई का महीना था, दिन ढल चला था। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, किंतु मन फिर भी आनंदित था। कदम जल्दी जल्दी उठते थे। खुली धूप, खुली हवा के थपेरे किसी बगीचे के झोंके के समान मालूम होते थे। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का। जेल में क्या होता है कि हम जेल में कैदी जो होते हैं वो चार दीवारी के अंदर कैद होते हैं। तो जिस दिन लेखक को जेल से आज़ादी मिली थी, जेल से जिस दिन उनकी रिहाई हुई थी, उस दिन की ये चर्चा कर रहे हैं कि खुली धूप और खुली हवा के थपेरे बगीचे के झोंके के समान मालूम हो रहे थे उन्हें। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि जब वो निकल रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे उन्होंने देखा कि कुछ युवक जो है वो जिनके पैरों में बेड़ियाँ थी, लेकिन हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन वो जुबान से भारत माता की जय कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने आगे यह बताया है कि कुछ समय पहले तक जब इस तरह के युवक भारत माता की जय बोलते थे तो आसपास के जितने भी लोग वहाँ पे एकत्रित होते थे वो भी भारत माता की जय की उद्घोषणा करते थे। लेकिन जेल जाने के डर से क्या होता था कि उस समय लोग जब पुलिस वहाँ पे उपस्थित होते थे तो वो ऐसा नहीं करते थे। उसके बाद उन्होंने बताया है कि पहले वो सोचते थे कि जेलों में जो राजनीतिक कैदी होते थे उन्हें बहुत ही अच्छे से रखा जाता था, उन्हें बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी, पर ऐसा नहीं था। तो ये सब उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें दर्शाया है। आगे लेखक हमें यह बताते हैं कि जब वो कानपुर के जेल में थे तो उन्होंने जब कैदियों से बातचीत की तो उन्हें यह पता चला कि आधे से अधिक कैदी जो जेल में बंद है वो कौन है, वो जो है वो जोशीले और उत्साही युवक होते थे। जोशीले और उत्साही युवक से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो आदमी थोड़े भी अच्छे हौसलों का होता था, मजबूत हौसलों का होता था, उन्हें क्या करते थे, पुलिस उस समय उठा के जेल में बंद कर देते थे और उन्हें जेल में बंद कर देते थे, क्योंकि पुलिस समझते थे कि ऐसे युवक लोगों को भड़काने या उकसाने का काम कर सकते हैं। और फिर वो बताते हैं कि क्या होता था कि शाम में जब कोठरियों पे ताले लग जाते थे तो
वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में कुछ पात्र रखे जाते थे जिसमें जो भी कैदी होते थे उन्हें शौच जाना होता था, तो वो उसी में करते थे। और वो चारों तरफ से खुली लोहे की सलाखें रहती थी जिससे कि हवा जाया करती थी, और ठंड में उन्हें बहुत ज़्यादा ही इससे ठंड का अनुभव होता था। उसके बाद लेखक बताते कि 9 बजे जो होते थे वो प्रत्येक दिन रात्रि के 9 बजे जेल के सुपरिटेंडेंट आते थे और सभी एकदम सल्यूट मार के खड़े हो जाते थे। उसके बाद एक और चर्चा लेखक करते हैं कि जब रात को किटकिट की आवाज़ सुनाई देती थी तो उन्होंने एक दिन उनके सहकैदी थे जिनका नाम था शिवचरण लाल, उनसे वो पूछते कि किस तरह की आवाज़ें हैं, तो वो बताते हैं कि रोज़ रात को जो वहाँ पे हवलदार होते वो सलाखों पे डंडे से आवाज़ करते हैं जिससे कि ताकि कैदी सो ना पाए। इसका अर्थ यह था कि उस समय कैदियों को सोने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें रात भर जगा के रखने का प्रयास किया जाता था। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि उस समय कैदियों को रात को किसी तरह उन आवाज़ों के बीच में ही सोना पड़ता था। तो इससे यहाँ पे लेखक ने एक चर्चा की है कि इससे नेपोलियन से उन्होंने कैदियों की तुलना की है कि नेपोलियन जो थे वो रण क्षेत्र में घोड़ों के पीठ पर बैठ के कुछ मिनटों की नींद ले लिया करते थे। ये नेपोलियन के बारे में कहा जाता था। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि नींद के संबंध में तो भारतवर्ष के जेल के कैदियों को भी नेपोलियन के ही समान समझिए, यानी कि नेपोलियन के समान ही वो किसी तरह अपनी नींद ले लिया करते थे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जेल में रहकर हमें जो कुर्बानियाँ और त्याग करना पड़ता है उसकी याद हमारे दिलों में रह कर वैसी ही ताज़ा हो जाया करती हैं जैसे कि पुरवैया के चलने पर दबी हुई चोटों की कसक उमड़ पड़ा करती है। यानी कि जिस तरह के त्याग और कुर्बानी जेल में रहकर उस समय दिया जाता था उसकी तुलना वैसे ही जब पुरवैया हवा चलती है तो किस तरह हमारे जो चोट होते हैं, जो बहुत पुराने चोट होते हैं, वो दर्द करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर लेखक ने चर्चा की है कि वहाँ पे जेल में लोग धार्मिक भी बहुत हो जाते थे। गीता रामायण के पाठ किए जाते थे। जो मुसलमान होते थे वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। यहाँ तक कि हवन कुंड भी बनाए जाते थे। और जब उन लोगों को इस तरह के करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी तो वो क्या करते थे, उनके पास एक ही साधन होता था और वो खाना पीना छोड़ देते थे अपनी बात मनवाने के लिए। कुछ लोग भगवान कृष्ण के चित्र भी टांग लेते थे। तो इस तरह के काम भी लोग जेल में करते थे। तो इस तरह का वृत्तांत गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमें बताया कि उनके जेल का अनुभव ऐसा था और उस समय आज़ादी से पहले जेल का यही रवैया हुआ करता था। जब उनकी रिहाई का दिन था तो मिस्टर क्लीमेंट्स जो है, क्लीमेंट्स कौन थे, तो क्लीमेंट्स जो थे वो जेल के सुपरिटेंडेंट थे और वो जब निकल रहे थे तो उनको ये कहा जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी को कि अब आप कुछ अपना काम कीजिएगा, ना कि फिर से लोगों को उकसाइएगा। तो वो कहते हैं कि ये मेरा अपना ही काम है। तो वो पूछते हैं आपका काम क्या है, तो कहते हैं कि मेरा काम है प्रेस और पत्र। तो इस पे उनका जवाब रहता है कि वे आपके नहीं हैं, आप उसके नौकर हैं। तो फिर इस पे जो है लेखक ये उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं वैसे ही नौकर हूँ जैसे कि आप इस जेल की नौकर हैं। ये उनकी हाजिर जवाबी का भी एक उदाहरण है। और फिर जेल के दिन बीते, वे कैसे बीते, कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु इतना कह देना आवश्यक है कि शासकों की भेद नीति यहाँ भी काम कर गई। भेद नीति से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, भेद नीति से यहाँ तात्पर्य फूट डालने की नीति है। जैसे अंग्रेज़ों ने इसी नीति पे हमारे देश में शासन किया था कि फूट डालो और राज्य करो, तो वैसे ही जेल में भी आपस में कैदियों में फूट डालने का काम किया जाता था। तो आशा है कि आप लोगों ने इस अध्याय को समझा होगा। इससे पहले पढ़िएगा और उसके बाद फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको इसके प्रश्न उत्तर बनाने में सहायता मिलेगी। और एक बार इसके शब्दार्थों पर भी नज़र डालिएगा और उसके बाद मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भेज रही हूँ, उसे अपने शब्दों में बनाने का प्रयास कीजिएगा।
और जो भी आपको उसमें समझ में ना आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। धन्यवाद।